यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये इसमें कुछ कोई स्पेशल टाइप की चीज़ दिख रही है ना, कि बार बार जो ये घड़ी की सुई है वो जहाँ अपना पूरा एक सर्किल कंप्लीट करते हुए एक जगह पे पहुँच रही है, फिर वहीं से स्टार्ट कर रही है। बोलो, क्या ये जो घड़ी की सुई है वो डिस्प्लेस हो रही है या नहीं हो रही है? अपनी पोजीशन से वो बार बार दूसरी पोजीशन लेते हुए वापस उस पोजीशन पे पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई भी बॉडी ऐसी कोई मोशन कर रहा है जो अपनी ओरिजिनल जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस फिर पहुंच जाए, तो क्या बोलेंगे आपकी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहां पे? बोलो, नहीं हुआ है। तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो बोल सकते हैं ऐसे केस में? यस सर। हाँ बिल्कुल। रीजन क्या देंगे? रीजन ये है कि ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हैं? सेम है। हाँ, दोनों पोजीशन सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगी ऐसे केस में। बताओ क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो तो वेलोसिटी भी हो जाएगी जीरो। लेकिन क्या स्पीड भी जीरो होगी? क्या स्पीड भी जीरो होगी? क्या हम ये बोल सकते हैं कि घड़ी की सुई ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की? नहीं बोल सकते, है ना। कोई भी डिस्टेंस नहीं, उसने डिस्टेंस कवर की है। ये पूरी यहां से यहां तक डिस्टेंस रही होगी, कुछ भी रही होगी, तो डिस्टेंस जीरो नहीं है। इसलिए जब आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो स्पीड तो आएगी निकल के, यानी स्पीड जीरो नहीं हुई है, वेलोसिटी जीरो हो गई है। उसका रीजन ये है कि वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया है। वो जहां से क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। यानी आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाला ही ऐसे जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पॉइंट, यानी जहां पे अब आप पहुंचे हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इससे हम निकालते हैं, तभी हमें पता चलता है ना कोई भी चीज कितना डिस्प्लेस हुई है। डिस्प्लेस का मतलब यही होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे गई या पीछे गई है, डिस्प्लेस हुई है। क्लियर है? उसी पोजीशन पे नहीं है। अगर वो उसी पोजीशन पे है, ठीक है, वो कितना भी डिस्टेंस कवर करके कहां से भी आई हो, अगर उसका पोजीशन वही है, उसका प्लेसमेंट अगर नहीं बदला, पहले जैसा है, तो उसको हम डिस्प्लेस नहीं बोल सकते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ, ये बोलेंगे कि उसने डिस्टेंस कवर की है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुई, अल्टीमेटली वो उसी पोजीशन पे वापस से प्लेस्ड हो गई है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। उससे ये मतलब नहीं होता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार, इंदिरा नगर से हजरतगंज आप गए हैं, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया इससे मतलब नहीं होता है। वो ये देखेगा कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की गैपिंग कितनी है। क्लियर है? वो बीच की गैपिंग देखी जाएगी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए हो सकता है कि हो सकता है आप इंदिरा नगर से स्टार्ट करके हजरतगंज गए, गोमती नगर गए और वापस से फिर इंदिरा नगर आ गए, तो फिर क्या होगा वहां पे कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, इंदिरा नगर, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वो जीरो मान लिया जाएगा। हाँ, डिस्टेंस कवर की आपने, आप हर जगह गए तो डिस्टेंस कवर की, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, वो जीरो नहीं होगी। इतना क्लियर है सब बच्चे को? बताओ, आगे चलें। हाँ, अब देखिए ध्यान से एक चीज, यहाँ पे डिस्टेंस वाला एग्जांपल हम फिर ले रहे हैं आपको। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला आपके सामने दे रखा है, वैसे अब आपको क्लियर हो गया है कि स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। इन दोनों में ध्यान रखने वाली बात यही है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा। रीजन, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस को बोलते हैं ना हम, दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस को। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस ए से बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं बेटा, बोलो, है ना भाई। आप ऐसे ऐसे भी पहुंच सकते हैं, ऐसे ऐसे भी पहुंच सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट हर एक रास्ते को नहीं बोलेंगे, सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जब हम सबसे छोटा वर्ड बीच में बोल ही रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। स्ट्रेट लाइन केस में वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ए और यहां पे दो पॉइंट हैं, ए और ये बी, ठीक है, आपने स्टार्ट किया, सीधे जाना है आपको। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो फिर जो आपकी डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका और डिस्टेंस। तो आप क्या समझे
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। वो या तो उससे छोटा होगा या उसके बहुत ज़्यादा बराबर, मैक्सिमम टाइम में क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा वो बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, और अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेस देन डिस्टेंस होगा, और क्या हो सकता है, इक्वल टू डिस्टेंस होगा। बोलो बेटा। एक और चीज हम लिख रहे हैं, नेगेटिव होगा। क्या ये बात सही है? नेगेटिव भी पॉसिबल है। यस सर। ये भी सही है। चलो इसका एग्जांपल समझाते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से सुने, नेगेटिव वाला वर्ड क्या है। जैसे मान लो ये एक पाथ है, ठीक है, इस पे हमने बीच में कहीं पे 0 पॉइंट मान लिया जो रेफरेंस पॉइंट है। जैसे वो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन तो सबने पढ़ी है इंटीजर में, पढ़ी होगी मैथ्स में। तो उसमें राइट साइड में जितने नंबर लेते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। राइट साइड में हमने सब नंबर पॉजिटिव ले लिए हैं, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। चलो भाई यहाँ नेगेटिव लिख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को हमने खड़ा कर दिया नंबर लाइन पे। चलो भाई थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक है, ये पेन दिख रहा है कलर? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब ये घूमने गए, जब घूमने क्या गए, मान लो इनको कुत्ते ने दौड़ा लिया, ठीक है, तब तो जाना ही पड़ेगा अगर मन नहीं भी कर रहा है तो, ठीक है। अगर मान लो किसी को कुत्ते ने दौड़ा लिया तो क्या हो रहा है, कुत्ता भी सही नहीं बन रहा है हमसे, चूहा बन गया। तो ये इधर गए दौड़ते हुए, ठीक है, दौड़ते हुए गए और थोड़े दूर जाकर इन्होंने रुक कर देखा कि देखें शायद कुत्ता अभी भी है या चला गया है। तो जब यहाँ पे रुके तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 5, बेसिकली 5 हुआ है ना। पीछे मुड़ के देखा कुत्ता अभी भी यहीं पे था, फिर इन्होंने आगे भागना शुरू किया, ठीक है। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 9। डिस्टेंस कितनी कवर की? 9। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इन्होंने वापस आना शुरू किया, मैं बीच वाला मिटा देता हूँ, ये वापस आ रहे हैं, उसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन से। ये वापस आ रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से सुने, अब इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। वापस आएंगे, बताइए नई पोजीशन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस है 9 + 4 13। यहाँ पे डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस तो पूरी ही आती है। तो ये यहाँ से गए थे पहले 9 पे और 9 से फिर आ गए 4 पे, तो डिस्टेंस हो गई 9 + 4 यानी 13। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इनिशियल पॉइंट 0 था, फाइनल पॉइंट 4 है। ये सब नहीं देखेंगे हम कहाँ से होके आए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी कहाँ खड़े हैं? अभी खड़े हैं 4 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेटा। फाइनल पे कितने, कहाँ खड़े हैं? 4 पे खड़े हैं, और थे कहाँ? इनिशियल था उनका 0, तो 4 - 0 यानी 4। बोलो ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना होगा? अब देखिए ध्यान से, फिर इनको हम थोड़ा और आगे लेकर आ रहे हैं कि ये भाई साहब यहाँ से और आगे निकले। ये कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। ये यहाँ से आए और इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पहुँच गए। बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जल्दी से। इस पॉइंट का डिस्टेंस 18, डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? 0 से 9 गए थे और 9 से वापस फिर 0 पे आ रहे हैं, तो 9 जाने में 9 आने में, 9 + 9 यानी 18 हो गई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, तो इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी वहीं खड़े हैं आकर, डिस्प्लेस हुए ही नहीं, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से लास्ट क्या, और हम इन्होंने वापस इधर और अपना भागना जारी रखा और ये यहाँ पे पहुँच गए। अब बताइए इस पॉइंट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। सर डिस्टेंस 24 और सर डिस्प्लेसमेंट -6।
डिस्टेंस यहां तक तो हमें दिख रही थी 18 हो गई थी। 18 के बाद कितना आगे आए हैं, ये देखिए 18 के बाद ये कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां पहुंच चुके हैं, यहां तक। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 है, हाँ डिस्टेंस 24 आ रही है, ठीक है। यहां तक 18 थी ना, यहां तक 18 थी, 18 से और आगे चले गए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो माइनस में दिए हुए हैं तो 18 में ऐड क्यों कर रहे हैं। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्टेंस में तो आप प्लस में ही जोड़ेंगे सारी चीजें। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, उसमें भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। फाइनल पोजीशन ये है बेटा इनकी, देखें सभी बच्चे, ये है ना फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितने पे खड़े हैं, ये -6 पे, बोलो। और उसको माइनस करेंगे आप इनिशियल को, इनिशियल कितना था, माइनस करेंगे 0, तो आंसर कितना आ रहा है, -6, हाँ -6। तो यहां से सबको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बोलो। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और ग्रेटर होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अभी हमने बताया इक्वल टू भी होती है, तो इक्वल टू के लिए आप यहां पे ऐसे लगा सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। बस ये 2 केसेस पॉसिबल हैं, और ये हमेशा कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। और इसके साथ तीनों केसेस पॉसिबल है, हमने बताया ये पॉजिटिव भी होगी, 0 होगी और नेगेटिव भी होगी। अच्छे से ध्यान से इसको बैठा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमसे कभी कभी। किसी बच्चे को समझ में ना आया वो दोबारा पूछ ले, अब हम आगे चलते हैं। चलें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें सारे केसेस आ गए हैं, समझा दिया है आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, इन दोनों में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। सिंपली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखिए स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जितने आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ये देखिए 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, आप पेंसिल की लेंथ मेजर कर रहे हैं, या जैसे लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके सामने, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो किसी का, जैसे कि मान लो आप लोग मार्केट में गए और मार्केट से आप सब्ज़ी खरीदने गए। अब सब्ज़ी वाले से आपने कहा कि हमें 1 kg पोटैटो चाहिए। 1 kg पोटैटो आपने उससे लिया, उसको पैसे दिए, उसने आपको पोटैटो दे दिए। आप अगले दिन आपने क्या किया, आपने किसी को भेजा अपने घर से, और या आप खुद गए और आपने उसको सब्जी वाले को पैसे दिए कि 1 kg पोटैटो मेरे घर भिजवा देना। क्या पैसे दे कर आप चले आएंगे और घर पहुंच जाएंगे आपके पोटैटो, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से? बताइए। हाँ, एड्रेस देना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना। कि अब सिर्फ मामला ये नहीं है कि उसने आपको चाहिए तो उसने तुरंत आपको सामने ही आप खड़े हुए हैं आपको फौरन दे दिया। अब आपको एक और क्वांटिटी चाहिए। आपको क्या चाहिए कि उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर इन्वॉल्व हो गया वहां पे आके, जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी आके, यानी खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा है। पहले आप गए, आपने पैसे दे दिए, ठीक है, उसने आपको पोटैटो दे दिए, हो गया, वो स्केलर था मामला। लेकिन अब उसको सिर्फ पैसे से काम नहीं चलने वाला है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी से खाली काम नहीं चल रहा है, मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा है। अब उसको डायरेक्शन भी चाहिए, तब आपके घर तक पहुंचेगा वो। तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें एक डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए आकर, ठीक है। और बगैर डायरेक्शन के काम चल रहा है, खाली मैग्नीट्यूड से, खाली क्वांटिटी से काम चल रहा है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, जिसमें सिर्फ स्केल चाहिए होता है। ऐसे समझो, स्केलर का नाम स्केलर इसीलिए ना, स्केल चाहिए। स्केल का मतलब क्या, क्वांटिटी से रिलेशन होता है ना स्केल का। कहते हैं कितना स्केल है, कितना स्केल में आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। स्केल समझते हैं ना सभी लोग, स्केल वर्ड यूज किया जाता है वहां के लिए कि स्केल कितना है। कभी कभी मतलब स्केल खाली इसी का नाम नहीं होता है जो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। स्केल हर सेंस में यूज होता है, यानी कोई चीज बहुत लंबी है
तो उसको लेंथ में मेजर कर रहे हैं तो वो उसकी स्केल कहलाएगी, ठीक है। कोई चीज को क्वांटिटी वाइज देखा जा रहा है, ज्यादा है या कम है, तो वहां पे अगर हम स्केल वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब है बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा स्केल में वो सामान बेचता है, ऐसे बोलते हैं ना, उसका स्केल बहुत है, उसके पास प्रॉफिट का स्केल बहुत है, मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है उसको। तो स्केलर का मतलब ये है कि जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेशन होता है, चीजों की क्वांटिटी से मामला होता है खाली, ठीक है, लेना देना होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर वो आ जाते हैं जहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलना है, वहां पे डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। स्केलर को ऐसे भी समझो जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ता जा रहा है, बहुत पढ़ता है, ठीक है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत बड़ी मतलब कोचिंग्स को भी उसने ज्वाइन कर रखा है, यूट्यूब पे भी देखता रहता है वीडियो, लेकिन उसकी लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि हम इतना सब पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसने कोई एम नहीं बनाया हुआ है आगे के लिए, ठीक है, कि हाँ मुझे एनटीएससी का एग्जाम देना है या मुझे जेई आगे निकालना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी कोई एम उसने अपनी लाइफ का नहीं बनाया हुआ है, बस वो पढ़ता जा रहा है खाली। तो ये क्या होगा, डायरेक्शनलेस मूवमेंट क्या होता है, बेकार होता है, आप चाहे जितनी पढ़ाई कर डालें, लेकिन अगर उसकी कोई डायरेक्शन आपने फिक्स नहीं की है कि हम क्यों जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो आप फाइनली किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी लोगों के नंबर अच्छे नहीं आते हैं, लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उसका रीजन यही होता है कि उनका प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती पढ़ाई की, ठीक है। आज पढ़ने बैठे तो आज उन्होंने पूरा एक चैप्टर पढ़ डाला, अदरवाइज क्या है, कभी कभी एक हफ्ता पूरा गायब है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई सस्टेनेबल प्रोग्राम नहीं होता है पढ़ाई का कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन हम रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, कोई शेड्यूलिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं बनाए हुए हैं अपने लिए, ठीक है। कभी मन किया रिवीजन कर लिया, कभी मन किया नहीं किया, कभी मन किया पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, कभी हम 10 भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जितने लोग होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो उनको हम बोलेंगे एक तरह से वो स्केलर्स हैं, स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही समझ लीजिए, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर कौन होंगे, वेक्टर्स वो होंगे जिन्होंने अपने लिए एक डायरेक्शन बना रखी है, यार मुझे 10th में एनटीएससी का एग्जाम निकालना है, वो उसके लिए लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, फिर एनटीएससी के बाद उनका जेई टारगेट बन गया, ये केवीपीवाई टारगेट बन गया कि अब ये एग्जाम निकालना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए उन्होंने और उसी के लिए लगे हुए हैं, और किसी की तरफ नहीं सोचते हैं कि कोई दोस्त ने ये बता दिया तो थोड़ी देर में फिकल माइंडेड हो गए, ये करने लग गए, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कुछ और करने लग गए, ऐसा नहीं। तो एक डायरेक्शन बनाई हुई है उन्होंने और वो डायरेक्शन उनकी नहीं चेंज होनी है, वो उसी पे लगे हुए हैं, तो ऐसे समझो कि उनको वेक्टर्स बोलेंगे हम, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटी में, एक में डायरेक्शन नहीं होने से कितना बड़ा नुकसान होता है कि आपकी सारी मेहनत, चाहे जितनी आप हो सकता है एक सेलेक्ट होने वाले बंदे से ज्यादा पढ़ रहे हो, एक बंदा 6-7 घंटे पढ़ के भी सेलेक्ट हो रहा है और आप पूरे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, तब भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट उतने साउंड क्लियर नहीं है, आपका एग्जाम्स क्रैक नहीं होता, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हम अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया सब बच्चों को? चले आगे, बताओ बेटा। तो वेक्टर और स्केलर में ये डिफरेंस है। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है, एरिया हो गया आपका, ठीक है, स्पीड है, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, हमने आपको बताया कि यहां से, इस घर से इस पार्क या प्लेग्राउंड तक जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। ये देखिए कितने भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उन रास्तों में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। आप कभी इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर यहां पहुंचे। ये देखिए कोई फिक्स डायरेक्शन थी क्या? नहीं थी, है ना, कैसे भी किधर करते करते पहुंच गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शनल होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहती है, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे डिस्टेंस के साथ अगर आप डायरेक्शन जोड़ दीजिए तो वो डायरेक्शनल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसका नया नाम रख दिया हमने। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की अभी आपके सामने, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अभी देखिए यहाँ पे ये सारे एग्जांपल बार बार आ चुके हैं, खैर। हाँ, अब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज एक समझिए, हमने देखा था कि जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, याद है, भूल गए, टाइम के रेस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन कोई भी बॉडी चेंज करती है, जैसे पहले वो यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, ए पॉइंट पे खड़ी थी, ए पॉइंट पे खड़ी थी, सपोज करिए 5 PM पे ए पॉइंट पे थी। अब वो फिर आपने घड़ी देखी कि 5:30 PM पे वो चेंज होके पोजीशन हो गई आपकी बी। देखिए 5 PM पे ए पे थी, 5:30 PM पे वो बी पे पहुंच गई। उसने अपनी पोजीशन चेंज की ना बेटा, बोलो, चेंज इन पोजीशन,
चेंज इन पोजीशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में आपने देखा, कैसे पता किया पोजीशन चेंज हुई है? आपने देखा 5 PM पे यहां था और 30 मिनट्स गुजरने के बाद वो चेंज होके B हो गई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब कोई अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको कहते हैं स्पीड, या स्पीड कहते हैं या कहते हैं वेलोसिटी। उसको वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। अगर आप अपनी पोजीशन या टाइम पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो वो या तो स्पीड कहलाएगी, अगर वो डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही है तो स्पीड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। अब अगर आपकी स्पीड, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रही होगी। तो अगर मान लो ये जो ए पे खड़े हुए थे, ठीक है, या बी पे पहुंचे तो इनकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इनको देखा कि थोड़ी देर के बाद, मान लो 6 o'clock पे, ठीक है, 5:30 पे बी पे पहुंचे, 6 PM पे हमने देखा ये सी पॉइंट पे पहुंचे और सी पॉइंट पे इनकी जो स्पीड थी वो स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए स्पीड चेंज हुई बी से सी के बीच जाने में। मान लो यहां स्पीड थी 0, यहां से बी पे गए तो भी स्पीड चेंज हुई, कितनी हो गई, 0 से 5 हो गई, और फिर सी पे पहुंचे तो फिर स्पीड चेंज होके 5 से 10 हो गई। बोलो स्पीड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। और अब किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? अरे टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है ना बेटा। सारी चीजें टाइम से ही कैलकुलेट करते हैं ना आप। चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोलिए आप, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है किसी की विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलने का अलग तरीका है बस, ये और कुछ नहीं है, कोई फैंसी वर्ड नहीं है ये। इसी को हमने बोला ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी अभी वो 5 PM पे 0 वेलोसिटी थी, 5:30 पे 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, 6 PM पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। उसको बोलने का एक नया तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, जैसे कि जब डिस्टेंस चेंज हो रही थी उसकी, भाई इससे पहले जब क्या था, पोजीशन चेंज हो रही है यानी डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमें कौन बताता था? डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमें कौन बताता है? नहीं नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट ढीले पड़ जाते हैं तुम लोग के। कौन बताता है डिस्टेंस हमारी किस रेट से चेंज हो रही है? कौन बताएगा? जैसे कि एक सिनेरियो समझिए, हाँ उसमें भी तुक्के मार रहे हैं कुछ लोग, लग रहा है। कौन बता रहा था यहाँ पे? जैसे देखिए ये पोजीशन थी ए, वो यहां से बी पे चला गया, ठीक है, बी पे चला गया। मान लो पहले हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ए पे था, उसकी डिस्टेंस भी कुछ भी नहीं थी, 0 थी, ठीक है, डिस्टेंस भी 0 थी, और क्या 0 था? और क्या 0 था? एक क्वांटिटी और 0 थी, स्पीड भी 0 थी। हाँ, अब जब डिस्टेंस उसने मान लो 100 मीटर कवर कर ली, ठीक है, और इसको कवर करने में टाइम लगा उसको सपोज करिए 10 सेकेंड का। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि किस रेट से उसकी डिस्टेंस चेंज हुई है, मतलब ये होता है कि हम हर सेकंड का चेंज पता करना चाहते हैं। 1 सेकंड में उसने कितना चेंज आया उसकी डिस्टेंस कवर करने में, या 1 घंटे में कितना चेंज आया। अगर बड़ी वैल्यू है, कोई किलोमीटर में कर रहा है, तो हम उसको टाइम में बड़ी यूनिट से कंपेयर करते हैं, घंटे से कंपेयर करते हैं, सेकंड से नहीं करते हैं। अब ये छोटा है, 100 मीटर है, तो हमने सेकंड से कंपेरिजन किया, तो हम देख रहे हैं 100 मीटर में 10 सेकंड कर रहा है। तो अगर हम रेट जानना चाहते हैं कि भाई हर सेकंड में कितना कर रहा होगा, तो वो कौन बताएगा हमको? 10 हाँ, उसी को हमने नाम रख दिया नया, स्पीड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी का नया नाम स्पीड रख दिया गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन में किस रेट से चेंज आ रहा है उसको हमने क्या उससे कहना शुरू कर दिया, स्पीड, या दूसरा नाम अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेलोसिटी। अब बात समझ में आई? वेलोसिटी स्पीड का मतलब क्या है कि वो आपके पोजीशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके रेट को दिखा रहा है, किस रेट से बढ़ रहे हैं आप आगे, ठीक है, आप हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं, वो वेलोसिटी है। अब अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि अगर किसी बंदे की स्पीड चेंज हो रही है, पहले तो पोजीशन चेंज हो रही थी, उसके बारे में आपको स्पीड ने बताया। अब अगर स्पीड खुद चेंज होने लग जाए तो कौन बताएगा? अगर स्पीड खुद चेंज होने लगे, कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, यहाँ पे देखिए स्पीड 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, तो स्पीड खुद किस रेट से चेंज हो रही है ये कौन बताएगा? एक्सेलरेशन। हाँ, उसी के लिए नया वर्ड आया एक्सेलरेशन।
जो कि बताता है कि स्पीड में चेंज कैसे हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, दोनों को हमें टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकालना होता है। जैसे पोजीशन का चेंज हम निकाल रहे थे वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो स्पीड या वेलोसिटी का चेंज भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, फाइनली कितनी वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। चेंज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो बेटा। अब अगर आप पता करना चाहते हैं ए और बी के बीच में कितना चेंज आया है, स्लॉट ले लेते हैं हम, ए बी के बीच में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, जैसे पोजीशन में भी कर रहे थे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, किसको रेफरेंस मान के कर रहे थे, टाइम को। हाँ, तो टी आ जाएगा टाइम में, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप पता करना चाहते हैं तो फाइनल है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल कितनी है, इनिशियल देखो 0। हाँ, और टाइम मान लेते हैं, ये पर सेकेंड हो रहा है ना, मान लेते हैं इतना होने में टाइम लग गया आपका 5 सेकेंड, मान लो तो 5 सेकेंड लग गया, 5 लिख लिया। तो बताइए किस रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से हो गई। क्लियर है। तो ये जो क्वांटिटी आई निकल के जो बता रही है कि आपकी वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, चेंज हो रही है, उस क्वांटिटी का हमने एक नया नाम रख दिया। क्या रखा, एक्सेलरेशन। तो आपसे ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज को दिखाता है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका एक नया नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, वेलोसिटी में चेंज को दिखा रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम उसको एक्सेलरेशन के नाम से बुला सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको, बताइए। फिर यहां से नहीं समझना है, उल्टी चीज पकड़ोगे गलती हो जाएगी। हम जो चीज समझा रहे हैं वो समझो। हमने कहा वेलोसिटी में चेंज होगा तो ही एक्सेलरेशन का एग्जिस्टेंस है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन का कोई एग्जिस्टेंस है No. नहीं है। तो अगर किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल सही बात है, 0। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसी। बोलो बेटा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, एक जैसी ना, सेम सेम। यूनिफॉर्म मोशन में बेटा क्या सेम होता है, अरे यार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो, अभी हम सर्कुलर की बात ही नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन की बात बताइए आप। यूनिफॉर्म मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रही है उसमें क्या सेम होता है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, वहां तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो दोनों ही सेम है, चाहे वेलोसिटी बोलिए चाहे वो स्पीड बोलिए, आप एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो सेम रहती है, इसीलिए वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जहां पे वो बदल नहीं रही है वहां पे एक्सेलरेशन आएगा क्या एग्जिस्टेंस में, बोलो नहीं आएगा। तो आप इस तरह याद रखिए कि एक्सेलरेशन इसलिए 0 है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है, और कोई डाउट, फिर आगे चलें, जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है। और ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी में चेंज, एक तो पहला चेंज ये है कि वो मैग्नीट्यूड में चेंज आए, ऐसे समझो। वेलोसिटी कब कब चेंज होगी, क्या क्या तरीके से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, 2 तरीके से चेंज हो सकती है। क्या, पहला कि अगर आप क्या चेंज कर दें, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। दूसरा क्या चेंज कर दें अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते, हाँ डायरेक्शन चेंज कर दें। जैसे कि मैग्नीट्यूड वाला तो एग्जाम्पल पहले समझ लिया है, डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई पार्टिकल जा रहा है और वो आगे जाते जाते ऐसे मुड़ गया, और उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो थ्रू आउट द मोशन 5 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे भी था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई, पहले इधर जा रहा था, अब डायरेक्शन ये हो गई। बोलो बेटा, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज है या नहीं है, है। तो क्या एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, होगा। ध्यान रखिएगा, तो एक्सेलरेशन तब आएगा जब जब वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो। क्लियर है ये बात, चलें आगे। तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है आपका, मूविंग ऑब्जेक्ट में जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी को दिखाने के लिए एक नया नाम है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल, अब सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है नहीं होती है,
यस सर। सर्कुलर मोशन आप कर ही नहीं सकते अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल्स की वेलोसिटी लगातार बदल रही होती है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड अगर ना बदले। और जब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है तो ऐसी सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल मतलब यह है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इसीलिए नाम यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म ये दिखा रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल रही है हर पॉइंट पे, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन पाया जाएगा। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर मोशन करते टाइम पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता कब है? अच्छा है, यहीं पे समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ये बात याद रखिएगा आज के बाद। कोई भी पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, हर एक पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? वो न्यूट्रलाइज होना चाहता है ना? याद है? पढ़ा था कि वो अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। इसी तरह से यहाँ पे मोशन करने के मामले में पार्टिकल की नेचुरल डायरेक्शन जो होती है, जहां वो मूव करना चाहता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप उसको सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं, मजबूर करेंगे सर्कुलर मोशन करने के लिए, तो आपको उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। अब जब आप फोर्स लगाएंगे बाहर से, तो पार्टिकल को मजबूर करेंगे कि वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करे, तो वो चेंज करता है। सपोज करिए वो चेंज करके यहाँ पे आ गया आपकी वजह से, पहले वो इधर जा रहा था, अब आपके फोर्स की वजह से उसको अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे, उसकी वजह से वो यहाँ पे ना होकर, ये पोजीशन नहीं होकर यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो तो इधर भाग जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है वो। बोलो, जैसे ही फोर्स हटाएंगे आप, तो इधर या जिधर भी, मतलब अगर वो नीचे की तरफ आया है तो वो इधर चला जाएगा, ये इसकी मोशन मतलब डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको लगातार फोर्स लगाए रखना पड़ता है किसी भी पार्टिकल को, अगर आप मूव कराना चाहते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आपको लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई भी सर्कुलर मोशन जब होगी, देखिए यहाँ पे कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर लगातार फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर आप लगातार फोर्स लगाते हैं तभी वो सर्कुलर मोशन में रह सकता है। तो ये उसके परपेंडिकुलर या रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये इस तरह से लगातार आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और तब वो आपके सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। इसी फोर्स की वजह से उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। कभी भी वेलोसिटी बगैर फोर्स के चेंज हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी अगर चाहिए, हम पढ़ाएंगे आपको, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे आ गया है तो समझ लीजिए, वेलोसिटी को चेंज करने के पीछे फोर्स का हाथ होता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, न्यूटन का, आपने पढ़ा ही होगा। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, जैसे हम कहते हैं कहीं पे अगर धुआं उठ रहा है, वो धुआं ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वहां पे आग लगी होगी। तो इसी तरह से अगर कहीं पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो वेलोसिटी का चेंज क्या दिखा रहा है? अरे वही, यही गलत बात है। मतलब तुम लोग कहां से कहां गलत कनेक्ट कर रहे हो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का दूसरा नाम है ना? मतलब अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कहीं पे धुआं उठ रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे उसका मतलब है स्मोक। क्या ये आंसर होगा उस है कि धुआं उठा है तो उसका मतलब है स्मोक? तुम लोगों ने यही आंसर किया कि हमने कहा कहीं पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका क्या मतलब है, आपने कहा एक्सेलरेशन। तो वो तो उसी का दूसरा नाम है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। ठीक है, देयर मस्ट बी सम फोर्स बिहाइंड दैट। तो यहां पे भी जब कहीं पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो यहां पे भी जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, भले ही उसका मैग्नीट्यूड ना बदल रहा हो, लेकिन फिर भी वहां फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। जो वो एक्सेलरेशन उसके अंदर आ रहा है, उसकी डायरेक्शन ही को चेंज कर रहा है। तो यहां पे भी फोर्स है जो उस पर लगातार लग रहा होता है। और ये फोर्स बाहर से ऐसे नहीं लगता है, जो हमने आपके सामने बना दिया है, ये फोर्स बाहर से नहीं लगता है। वो समझाने के लिए, ये फोर्स लगता है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ लग रहा होता है। जैसे कि आप कोई रस्सी पकड़ें और रस्सी से आपने कोई स्टोन टाई किया उससे और बांधा और ऐसे से घुमाया, तो आप जब घुमा रहे हैं तो वो स्टोन मजबूर है उस धागे की वजह से, उस डोर की वजह से, कि वो उसी सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है। अगर आप उस स्टोन छोड़ दीजिए हाथ से, मतलब उस धागे को अगर हाथ से छोड़ देंगे तो तब भी गोल गोल घूमेगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। देखिए कभी छोड़ के,
तब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अगर आप उसको छोड़ देते हैं। तो वो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, आप लगा रहे थे ना, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था उस स्ट्रिंग की वजह से, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, सेंटर उसको मजबूर कर रहा होता है कि वो उस सेंटर के अराउंड मूव करता रहे। ये गलत होता है बेटा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी यहां कहां से आ जाएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी यहां कहीं नहीं है। सेंटर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगता रहता है जो मजबूर करता है कि तुम सर्कुलर मोशन में घूमते रहो। जैसे ये भाई साहब जो घूम रहे हैं, ठीक है, इनको सेंटर की तरफ से मजबूर किया जा रहा है लगातार, ठीक है, सेंटर अपनी तरफ इनको खींच रहा है कि अब तुम्हें इसी दायरे में घूमना है, तुम कहीं और नहीं जा सकते हो। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं, या उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसके बारे में आप 10th में वैसे पढ़ते, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन और सर्कुलर मोशन की बात हुई तो हमने समझा दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स आसान है समझना, जो सेंटर मजबूर करे किसी पार्टिकल को कि वो उस सेंटर के अराउंड ही रिवॉल्व करे। जैसे कि आपका जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अर्थ लगा रहा है ना सारे प्लैनेट्स पे, सारे प्लैनेट्स को मजबूर कर रहा है कि वो उसके अराउंड घूमते रहें। बोलो कोई भी मैरी गो राउंड देखा है आपने, उसमें भी जो भी सर्कुलर मोशन हो रही होती हैं, उन सारी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ से एक फोर्स लगता है। हर एक बॉडी पे जो भी सर्कुलर मोशन कर रही होती है वो उसको मजबूर करता है कि वो उसी सर्किल में घूमता रहे, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन सेंटर के टूवर्ड्स होती है। और यही वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिस एक्सेलरेशन की यहाँ बात हो रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं ला रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज ला रहा है, ठीक है। चलिए काफी कुछ डिस्कस हो गया, आगे चलते हैं। जब व्हील स्पिन करता है तब भी सर सेंटर से फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है? So when a wheel spins, so center से force apply होगा। व्हील्स पे? Yes, so wheel। व्हील कौन सा? So कार बाइक का। कार बाइक, अच्छा वो जो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, वहां दो तरह की मोशन हो रही है वैसे, वहां रोटेशनल मोशन भी हो रही है, तो उसको अलग से समझना जरूरी है। वहां पे इस तरह से नहीं हो रही है ना, मतलब एक तो रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है, दो तरह का होता है ना। फिर रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क होता है। हम सन वाला जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो रेवोल्यूशन वाला एग्जांपल है ना, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और वहां दो अलग अलग बॉडीज हैं। एक बॉडी है जो मजबूर कर रही है बाकी बॉडीज को अपने चारों तरफ घूमने के लिए। आगे चलते हैं, और कोई डाउट किसी का इसमें? तो एक्सेलरेशन हमने समझा दिया आपको क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके आप v माइनस यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। पर सेकेंड स्क्वायर से मतलब क्या होता है ऐसे समझो, पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है जैसे वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी चेंज होके हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए हर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है बेटा, 1 सेकेंड, एक मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। देखो ध्यान से, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड का। तो जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, जैसे यहां पे अगर आप निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे लिखिए आप मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम है सेकेंड, तो 1 सेकेंड है। तो देखिए यहां पे कितना निकल के आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है हर सेकेंड में। इसी को जब आप एक साथ लिखते हैं तो ये सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होके दे देगा स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब यह है कि हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझिए, जो एक्सेलरेशन की यूनिट में आपको मीटर पर सेकेंड की जगह पर सेकेंड स्क्वायर दिखता है, ये एक्चुअली ऐसे आया है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड तो हो गई वेलोसिटी, हर सेकेंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वो फिर ये जो स्क्वायर आ रहा है ये यही दिखा रहा है। तो इसको तोड़ के समझिए, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताओ इसका क्या मतलब है? 8 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। हाँ, हर सेकेंड, एवरी सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कहें कि मान लो एट 5 o'clock, एट 5 PM इतनी वेलोसिटी थी, और मान लो 5:05 सेकेंड के बाद, 5:05 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आफ्टर 5 सेकेंड, अगर हम पूछें आपसे आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी बताइए तो क्या हो जाएगी?
1 सेकेंड के बाद, हाँ 40 मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, और देख सकते हैं आप हर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है ना, तो 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। उसके 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो ऐसे 5 सेकेंड के बाद आपकी 40 हो जाएगी। बोलो इसका मतलब सब बच्चे समझ गए ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इसको रटना नहीं है, फिजिक्स में कोई चीज़ रटिए मत, मैकेनिक्स तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं रटना है। रटेंगे आप तो आपको 11th में बहुत दिक्कत हो जाएगी, 11th 12th में। तो अभी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने का टाइम है, हर चीज़ समझिए। फॉर्मूले में कोई यूनिट लगी है तो वो आई कहाँ से है, उसको रट मत लीजिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, कहाँ से आई है। एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम एक्सेलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है ऐसे समझिए। रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है, बस ये नेगेटिव रोल प्ले करता है। जैसे यहां गाड़ी देखिए ध्यान से, अगर आप गाड़ी को देखिए, जैसे अगर आप गाड़ी को तेज करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी है, सपोज करिए कार है, और कार आपकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड। आप चाहते हैं कि ये थोड़ा तेज चले। तेज चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज बोलो, वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी को चेंज यानी आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिवली, हाँ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जब आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सेलरेट करने जा रहे हैं, है ना, हाँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं गाड़ी रुक जाए, आगे आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो आपको इसी वेलोसिटी को चेंज फिर करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा ना। लेकिन इस बार जो चेंज होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव। फोर्स इसके लिए भी लगाते हैं आप, दोनों के लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया एक्सेलरेशन बगैर फोर्स के नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज है तो फोर्स होना पड़ेगा, जैसे धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी कहीं ना कहीं। तो यहां पे भी अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, दोनों में चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज लाने के लिए फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स आप यहां पे भी लगाते हैं, जो आप ब्रेक पे पैर दबाते हैं तो वो फोर्स ही तो लगाना हुआ। फोर्स आप यहां पे भी लगाएंगे, बस यहां पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, फोर्स लगाने से डिक्रीज करेगी, है ना, हाँ। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन का नाम बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, हाँ। एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी पहले, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये उसको बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस वेलोसिटी को कम करने का काम करेगा, और जब वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका नाम होगा रिटार्डेशन। इतनी बात क्लियर है सबको, बताओ बेटा। यस सर। हाँ, तो समझिए आगे। तो रिटार्डेशन के बारे में समझाया जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह से कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होती जा रही है, इनिशियल से डिक्रीज कर रही है। जैसे देखिए यहाँ पे कार धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो आप स्लो होने का मतलब आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में खींच रहे हैं उसको, तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा जब, और डिक्रीज होते होते फाइनली अगर वो कम होती जा रही है तो उसका मतलब उसमें रिटार्डेशन आ गया है। ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे निकाल के दिखाया गया आपको रिटार्डेशन। मान लीजिए पहले वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली 0 हो गई, इसका मतलब गाड़ी रुक गई जाके, बोलो, ये दिखा रहा है गाड़ी रुक गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी रुक गई, और गाड़ी को रुकने में देखो, अब आप फोर्स लगाते हैं तो बीच में कोई ना कोई टाइम के लिए लगाएंगे ना, आप थोड़ा टाइम लगेगा रुकने में, तो वो टाइम था 5 सेकंड। अब आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की वैल्यू रखी है 5, तो आपका आंसर देखो माइनस में आ रहा है। और ये माइनस दिखा रहा है कि वो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, या उसका नाम कर देंगे हम रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन अगर आप यहाँ पे अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर माइनस लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के आगे नेगेटिव लगा के कोई फायदा नहीं है। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहा था कोई? No sir, I was asking this only why they are used. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब आप व्हेन यू स्पीड अप, जब आपकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड अप का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रही है ना स्पीड। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब आप स्लो डाउन करते हैं। और इसको आप और अच्छे तरीके से इसी तरह समझिए कि जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि ये बहुत काम आएगा कब, अभी हम जब ग्राफ पे क्लास लेंगे आपकी, ग्राफ में ये चीज़ें बहुत काम है, क्योंकि अच्छे लेवल के भी ग्राफ करा देंगे बेसिक से। तो इसमें अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, इंक्रीज करेगी, हाँ।
और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो फिर क्या होने वाला है? अल्टीमेटली डिक्रीज होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर है नेगेटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो भी यहाँ क्या होगा? हैं? हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे उसको? चलो अच्छा, इसको छोड़ते हैं, अभी ग्राफ के टाइम पे डिस्कस करेंगे। क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन, जल्दी से एक स्नैपशॉट अब तक जो कुछ पढ़ा उसका ले लेते हैं। डिस्टेंस में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को जब टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया, चेंज इन पोजीशन को जो बोल रहे थे हम, वो क्या कौन सी क्वांटिटी है जो कैलकुलेट करती है? स्पीड। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन हो गई तो क्या बन गया? हाँ, और वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी। क्लियर है? और स्पीड के साथ भी डायरेक्शन ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या बनेगा? एक और क्वांटिटी अभी मिसिंग है। वेलोसिटी में चेंज आए तो, हाँ, तो ये देखिए आ गई। इतना हमने कर लिया है, ठीक है? ये कहानी है, छोड़ते हैं इसको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है? मोशन में सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करते हैं वो हैं ग्राफ्स, लेकिन आप लोग जो है वो ग्राफ इतना इजी हो जाएगा आपके लिए जब हम अभी ग्राफ की क्लासेस, जो भी 1-2 क्लासेस लगेंगी, इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस बच्चे को भी टफ लगता है वो क्लासेस मिस ना करे, बस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देख, ये सब चीज़ें हमें ग्राफ से पता चलती हैं, लेकिन मुझे लगता है टाइम नहीं बचा है, आज शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ, चलिए ठीक है, तो ग्राफ को हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे, ठीक है? अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं।